नमस्कार माय डियर फ्रेंड, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की क्लास लेकर के आया हूं। और जूलॉजी में दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन पेपर जो कि ऑब्जेक्टिव प्रकार का है। और यह क्वेश्चन पेपर 2025 और 26 सत्र का है, जो कि अभी हाल ही में परीक्षा हुई है महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय में। तो आपका आजमगढ़ विश्वविद्यालय और अदर जो विश्वविद्यालय हैं उनके सिलेबस सेम है। जैसा कि कल लगा हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर, तो आप सब के लिए यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहां से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों पेपर टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टेड डिसीजेस या साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजी। ये दोनों पाठ्यक्रम सेम है, एक चैप्टर में थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन यहां से सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। जितने भी विद्यार्थी हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के या जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के हैं, जिनका माइनर का पेपर होना है, तो माइनर का भी सिलेबस यही है। ठीक है, मेजर और माइनर दोनों का सिलेबस सेम है। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में माइनर का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रकार पे होता है, तो आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी मां शाकंभरी विश्वविद्यालय जहां पर एमसीक्यू पेपर माइनर के कराए जाते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ओके, तो पहला प्रश्न हम देखेंगे और फर्स्ट नंबर प्रश्न है व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, यह आपको बताना है। वो दोस्तों पहला है कार्ड सॉल्युबल आरएनए, इसे घुलनशील आरएनए कहा जाता है। बिल्कुल इसको आरएनए नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसको घुलनशील आरएनए नहीं कहा जाता है। दूसरा, इसका नाम जैकब और मॉडल ने रखा था, बिल्कुल नहीं रखा था। या आरएनए का सबसे छोटा अणु है, बिल्कुल इसमें ये नहीं होगा। ऑप्शन 4 होगा दे फॉर्म 80% ऑफ टोटल आरएनए, यह कुल आरएनए का लगभग 80% होता है। यही ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। और यह प्रश्न डीडीयू में दोस्तों आया हुआ है 2023 और 24 सत्र में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए चौथे प्रश्न को सही आंसर मांगिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर सेकंड। और इसमें पूछा गया है कि द प्रोसेस बाय व्हिच एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेज ट्रांसलेट इनटू द इंट्रा सर्कुलर चेंज इन टर्म एस, वह प्रक्रिया जिसमें बाह्य कोशिकीय संदेश अंतः कोशिकीय परिवर्तन में अनुवादित होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, कोशिका पारिगमन कहा जाता है या सिग्नल ट्रांसडक्शन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर लगाएंगे सेल ट्रांसडक्शन, जिसे हम सिग्नल ट्रांसडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है टू व्हिच द फॉलोइंग रेसिड्यू ऑफ द प्रोटीन काइनेज डू नॉट ऐड फास्फेट ग्रुप। प्रोटीन काइनेज के अवशेषों से निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेट समूह नहीं जोड़ता है। तो फास्फेट समूह जो नहीं जोड़ेगा वो है साइटोसिन। साइटोसिन जो है ये फास्फेट समूह नहीं जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर आप चलेंगे 4 पर और चौथा क्वेश्चन है हाउ डू स्मॉल मॉलिक्यूल पास थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि छोटे अणु माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली से कैसे गुजरते हैं। तो ये गुजरते हैं दोस्तों बाई पोरिन के द्वारा। पोरिन के द्वारा छोटे अणु माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली से गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था which of the following is the first complex of electron transport system of mitochondria। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का पहला कॉम्प्लेक्स है। तो पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा था, आप याद रखेंगे NADH यानी डीहाइड्रेनेस। ठीक है, NADH डीहाइड्रेनेस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का पहला कॉम्प्लेक्स है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर आपका होगा। दोस्तों सभी लोग से निवेदन है, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सभी साथी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि ड्रोसोफिला में आंखों का रंग लिंग संलग्न होता है। लाल आंख के लिए एलील प्रभावी XW के है तथा सफेद आंख के लिए अप्रभावी XW है। जब लाल आंख वाली दो मक्खियां को क्रॉस कराया जाता है
तो आधे नर संतानों की आंखें सफेद होती हैं, तो इनके जनकों का जो जीनोटाइप है वो क्या होगा? तो इनके जो जनकों का जीनोटाइप है दोस्तों वो होगा XW, XW एंड XWY। ओके, ऑप्शन नंबर 4 होगा। और इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है और इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके पेपर में भी आ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। और 7वां क्वेश्चन है, इन ए सिंपल डबल स्ट्रैंड डीएनए 30% ऑफ द नाइट्रोजनस बेस आर एडीन ए। डबल स्ट्रैंड डीएनए के एक नमूने में 30% नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ए है। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन द सिंपल ट्राइथाइमिन टी। नमूने में नाइट्रोजन बेस थाइमिन टी का प्रतिशत कितना होगा? तो इसका जो प्रतिशत होगा वो होगा दोस्तों 30%। इसमें 30% होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही उत्तर है। क्वेश्चन था कि डबल स्टैंड डीएनए के एक नमूने में 30% नाइट्रोजनस बेस एडीन है। ठीक है, एडेनिन है। तो नमूने के नाइट्रोजनस बेस थाइमिन टी का प्रतिशत कितना होगा? तो जितना आपके डबल स्ट्रैंड डीएनए के नमूने में होगा नाइट्रोजन बेस एडेनिन का, उतना ही थाइमिन का होगा, 30% ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 को ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द ट्रू ऑफ ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन आपको पहचान करना है। तो सत्य कथन इसमें यह है कि 2XX क्रोमोसोम्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस ए फीमेल, यानी कि वह 2XX हमेशा मादा उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर 3 लगा दीजिएगा करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच साइंटिस्ट वाज द फर्स्ट ऑफ एक्सप्लेन न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले समझाया था कि नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है? तो ये किसने समझाया था? ये आर विर्चो ने समझाया था। आर विर्चो ने ये थ्योरी दी थी। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर होगा। ये क्वेश्चन 2022 से लेकर के 2025 तक रिपीट हो चुका है और ये 25 और 26 का क्वेश्चन पेपर है जहां पर भी ये पूछा गया है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेनोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ विच द सेल मेम्ब्रेन कैन इन्फ्यूज। यहाँ पर क्या दिया गया है कि आपके इन ग्यूल्फ है, यानी पेनोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली निगल सकती है। तो क्या निगल सकती है? निगल सकती है फ्लड ड्रॉपलेट, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? तरल बूंदे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 11 ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच सब्सटेंस ऑफ इंटरफेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए इज डेवलप्ड। कोशिका विभाजन के अंतरावस्था की किस उप अवस्था में डीएनए दुगना होता है? तो डीएनए दुगना कब होता है? ये ध्यान रखेंगे जब एस फेज में होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन के अंतरावस्था की किस उप अवस्था? तो एस अवस्था में डीएनए दुगना होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 12 है, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लोकेटेड एट द। माइटोकॉन्ड्रिया के एलिमेंट्री कण स्थित होते हैं। तो इनके जो एलिमेंट्री कण है वो कहां पर स्थित होते हैं? वो स्थित होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, यानी कि आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली पर एलिमेंट्री कण स्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 13 और 13वां प्रश्न है, माइक्रोट्यूबल्स आर फॉर्मेट ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड। सूक्ष्म नलिकाएं किस प्रोटीन से बनी होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों आपको बताना है कि जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो किस प्रोटीन से मिलकर के बनी होती हैं। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के सूक्ष्म नलिकाएं बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए हीमोफीलिया कैरियर डॉटर बाय ए हीमोफिलिक कैरियर मदर एंड नॉर्मल फादर इज। एक हीमोफीलिया वाहक माता पिता तथा सामान्य पिता को हीमोफीलिया वाहक पुत्री होने का क्या संभावना है? तो इसकी जो संभावना होगी वो क्या हो जाएगी? वो लगभग 25% संभावना होगी कि उनको भी जो उनसे पुत्री या पुत्र उत्पन्न होंगे वो हीमोफीलिया वाहक ही होंगे। तो इनमें 25% चांस रहता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, और इसमें पूछा गया था कि द क्लासिक टर्नर सिंड्रोम कैरियोटाइप्स, क्लासिक टर्नर सिंड्रोम कैरियोटाइप है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो क्लासिक टर्नर सिंड्रोम है वो इसमें से इसका कैरियोटाइप क्या है, 45XO है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही है, ए वाला प्रश्न उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, और 16 नंबर क्वेश्चन है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ डीएनए ड्यूरिंग एप्टॉप्सिस, एप्टॉप्सिस के दौरान डीएनए के विखंडन के लिए कौन सी एंजाइम जिम्मेदार है। तो ये जो एंजाइम जिम्मेदार होगी वो कौन सी एंजाइम होगी, वो हो जाएगी कैस्पेज सक्रिय डीएनएस। ओके, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17, और इसमें क्या पूछा गया है, द रिंग वॉर्म ऑफ वन मोस्ट कॉमन इन्फेक्टेड डिसीजेस केस बाय, रिंग वॉर्म यानी जिसे दाद कहते हैं, रिंग वॉर्म को क्या बोलते हैं, दाद, सबसे आम संक्रमण रोगों में से कौन सा एक है जो होता है, किसके कारण दाद होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये फंगी के कारण होता है, कवक के द्वारा, फंजाई कहते हैं इसको। ठीक है, कवक के द्वारा रिंग वॉर्म रोग सबसे ज्यादा संक्रामक होता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसमें 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, और 18 नंबर क्वेश्चन है what product of glucose oxidation are essential for oxidative phosphorylation, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज ऑक्सीकरण के कौन से उत्पाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। ये क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ट्रिपल स्टार से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, आप सब स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। इसमें जो सही उत्तर है वो हो जाएगा NADH एंड FADH2। ओके, ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, और 19 नंबर क्वेश्चन में है द जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर्स अटैच द फॉलोइंग रेसिड्यू आउटसाइड द सेल, जो प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स होते हैं यानी कोशिका के बाहर किससे जुड़े होते हैं। तो ये जो जुड़े होते हैं ये एमिनो टर्मिनल से टर्मिनस से जुड़े होते हैं यानी एन टर्मिनस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 19 नंबर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए नॉर्मल फीमेल ड्रोसोफिला, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य मादा ड्रोसोफिला देगी, सामान्य मादा ड्रोसोफिला इनमें से कौन देगी। तो इनमें से दोस्तों याद रखेंगे AA प्लस YY, AA प्लस YY जो है ये सामान्य मादा ड्रोसोफिला देगी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3 राइट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, माफ कीजिएगा, इसमें आपका 20 नंबर में आपका जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा ए नंबर, AA प्लस XXY। ठीक है, इसमें 3 नहीं होगा, ए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। ठीक है, AA प्लस XXY ये सामान्य मादा ड्रोसोफिला देगी। ठीक है, तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इनको पढ़ने के बाद इनका आपको उत्तर देना है। पहला दिया गया है डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र 21 जिसे टाइसोमी 21 के कारण होता है। दूसरा है डाउन सिंड्रोम वाली महिलाएं जिनको महिलाएं बाज स्ट्रेस होती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से सही विकल्प चुनिए, इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 3, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें सही है कि डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र जो 21 है उनके कारण टाइसोमी 21 के, ये टाइसोमी 21 के कारण है। लेकिन दूसरा है डाउन सिंड्रोम वाली महिलाएं बाज स्ट्रेस होती हैं, तो ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, इसीलिए हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, तीसरा, कि कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, जिसमें है मॉर्गन द्वारा दिए गए अध्ययन में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को बहुत उपयुक्त क्यों पाया गया था, ये आपको बताना था। ठीक है, बहुत उपयुक्त क्यों पाया गया था। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन, क्योंकि इनके लिंगों का स्पष्ट अंतर दिखता है। बी है इनके सिंगल मेटिंग द्वारा ही बड़ी संख्या में वंशज मक्खियां पैदा कर सकती हैं।
तीसरा है ये कि ये जीवन चक्र लगभग 2 सप्ताह में पूरा कर लेती है अपनी, ठीक है। इसलिए उपरोक्त सभी आपका इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, और इसमें पूछा गया है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लाइकोलिपिड्स आर यूजुअली सिचुएटेड इन। प्लाज्मा झिल्ली में ग्लाइकोलिपिड कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली के बाहरी पत्रक पर। प्लाज्मा झिल्ली के बाहरी पत्रक पर ये पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 24, और 24 नंबर क्वेश्चन है द प्राइमरी वेक्टर ऑफ ट्रांसमिटिंग अफ्रीकन टेप्नोसोमिया इज। अफ्रीकी टेप्नोसोमियासिस के संचरण के लिए प्राथमिक वाहक कौन सा है? तो प्राथमिक वाहक इसमें बताना था। तो प्राथमिक वाहक जो होगा जाएगा वो हो जाएगा टीसी फ्लाई। टीसी फ्लाई ये आपका इसमें सही उत्तर है, और ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28, और 28 नंबर प्रश्न है कि जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर्स आर। जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स होते हैं। तो जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर्स आर, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका है 29, और 29 नंबर क्वेश्चन है सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रायो इज डिटरमाइंड बाय। मानव भ्रूण में लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा निर्धारित होता है दोस्तों? ये निर्धारित होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स ऑफ स्पर्म, यानी कि शुक्राणु एक्स का शुक्राणु वाई गुणसूत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30, और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सत्य कथन है, ठीक है। सत्य कथन की पहचान इसमें आपको करना है। पहला दिया गया है कि जेनेटिक्स शब्द वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया था। तो जेनेटिक्स किसने दिया था भाई? जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, कमेंट करके बताइएगा। बल्कि वाटसन इन्होंने कहा है कि वाटसन ने क्रिक डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल दिया था वाटसन ने, ठीक है। तो ये असत्य कथन हो जाएगा पहला ही। दूसरा है मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 42 ऑटोसोमल तथा 4 लिंग गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल, ये भी असत्य कथन है आपका भैया, ये भी आपका असत्य कथन है, ठीक है। तीसरा है कि मेडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी जीन की 1886 में वंशानुक्रम दिया गया था। बिल्कुल, ये भी इसमें आपका जो है गलत ऑप्शन है। और इसमें दिया गया है, देखिए चौथा, उपरोक्त सभी गलत ऑप्शन है इनमें। ऑल ऑफ अबव इनकरेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है कि नग्न प्रोटोप्लाज्म में ये नहीं होता है। नग्न प्रोटोप्लाज्म में नहीं होता है तो कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है, सेल वॉल नहीं होता है। जो नग्न प्लास्ट होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छी तरह से समझाता है कि पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार कैसे जाते हैं? ये कौन बताता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बताती है जलरागी अमीनो अम्ल परिवहन प्रोटीन के माध्यम से कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन में है कि कोशिका अपनी जटिलता को प्रभावित करने के लिए आंतरिक विखंडीकरण का उपयोग करती है, और निम्नलिखित में से कौन सा विचार सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो ये दर्शाता है, सबसे अच्छी तरह कौन दर्शाएगा? ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली बाह्य अंगक होती है जो विभिन्न कार्य को अलग करती है, यही इसमें सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू सेल। कोशिका से संबंधित शब्दों पर विचार कीजिए। तो पहला है क्रोमोसोम्स, दूसरा है जीन, आपका ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियस, और डी आपका है इसमें राइबोसोम। अब इसमें बताना इनमें से कोशिका के केंद्रक के भाग, इनमें से कोशिका के केंद्रक के कौन कौन से भाग हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो केंद्रक के भाग कौन कौन से होंगे? ए और सी। ए यानी क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस, ये कोशिका के क्या है? केंद्रक के भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट उत्तर होगा। 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। 35 नंबर क्वेश्चन है विच आर ट्रू ऑफ डीएनए। डीएनए के लिए कौन सा इनमें से सत्य है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, डीएनए के लिए इनमें से कौन सा सत्य है। पहला है यह
राइबोन्यूक्लियोसाइड का लंबा बहुलक होता है। क्या ये सत्य कथन है डीएनए के सापेक्ष में? बिल्कुल नहीं। दूसरा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की ऋण शर्करा और हाइड्रोजन बंधों के कारण बनती है। बिल्कुल ये भी असत्य कथन है। तीसरा, डीएनए के 2 श्रृंखला रैंडम फैशन में बनती है। ये भी इसका असत्य कथन है। चौथा है कि कुंडली की पिच 34 एनएम की होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें सही उत्तर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि विषाणु ऐसे परजीवी हैं जो जीवन के अधिकांश कार्य करने के लिए मेजबान कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से क्या मेजबान होस्ट कोशिका द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है? इनमें से क्या नहीं प्रदान किया जाता है? तो ये अनुवांशिक सामग्री अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के लिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37 ध्यान दीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बीच में अंतर क्या है? ये अंतर यहाँ पर पूछा गया है, तो इनमें से अंतर स्थापित करना है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, अगर दिया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स अलग होते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में सिस्टर क्रोमेट्स अलग होते हैं। बिल्कुल ये भी सत्य है। दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में गुणसूत्र भूमध्य रेखीय प्लेट के साथ परपत्य होते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में फर्स्ट में ऐसा नहीं करते हैं। तो ये भी सही ऑप्शन है आपका। तीसरा देखेंगे, तीसरा कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में डिप्लॉइड कोशिकाएं जो हैं वो बनती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती है। बिल्कुल ये भी सत्य है, इसीलिए हम लगाएंगे उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 38। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि मनुष्यों में एन्युप्लाइडी का एक उदाहरण कौन सा है? एन्युप्लाइडी का उदाहरण इनमें से पूछा गया है कि कौन सा है? तो इनमें से उदाहरण यह है कि एक महिला युग्मक एक्स गुणसूत्र के होते हैं, यही इसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट उत्तर आपका है। प्रश्न नंबर 39 ध्यान दीजिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका द्रव्य वंशानुगति की एक चित्रिक विशेषता है? तो इनमें से चित्रिक विशेषता कौन सी है? उपरोक्त सभी ऑल ऑफ एबव, इनमें ऑल ऑफ एबव होगा क्योंकि गैर मेंडेलियन वंशागत पैटर्न। दूसरा है आपका व्युत्क्रम संक्रमण में विभिन्न प्रमाण प्राप्त होते हैं। तीसरा है गैर गुणसूत्रीय संसाधनों के माध्यम से संचरण। तो ऑल ऑफ एबव इसमें सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40 जिसमें है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शन सही होगा। ऑटोसोमल अप्रभावी विकार, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41 जिसमें है पॉलीराइबोसोम आर एग्रीगेशन ऑफ, पॉलीराइबोसोम किसके समूह होते हैं? तो दोस्तों आपको इसमें जो उत्तर करना है वो तीसरा, mRNA की एक श्रृंखला पर एक साथ रखे गए कई राइबोसोम, ऑप्शन नंबर 3 राइट उत्तर है इसमें। प्रश्न नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज कॉज्ड बाय हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजी के कारण होता है? तो पहला मलेरिया, पेचिस, निमोनिया या फिर वायरस फ्लू। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निमोनिया होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा आपका। प्रश्न नंबर 43 43 क्या दिया गया है कि वह कौन सा अंगक है जो राइबोसोम को इकट्ठा करता है? तो राइबोसोम को इकट्ठा करने का जो कार्य करता है वो केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक, न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 44 जिसमें पूछा गया था द मेजर इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार प्रमुख इंटरेक्शन क्या है? तो प्रमुख इंटरेक्शन जो है वो हो जाएगा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45 जिसमें है व्हाट इज द एप्टॉप्सिस फेनोमेना, एप्टॉप्सिस घटना क्या है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। एप्टॉप्सिस घटना इनमें से कौन सी है? तो एप्टॉप्सिस जो घटना है वो है योजनाबद्ध कोशिका मृत्यु। ठीक है, प्रोग्रामेड सेल डेथ, यानी ऑप्शन नंबर 2 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46 जिसमें है कि एक नाशपाती के आकार का ट्रोफोजाइट सामान्यतः इसमें देखा जाता है। तो सामान्यतः जो देखा जाता है वो जियार्डिया लेम्बिलिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 जिसमें है मानव कैरियोटाइप के अनुसार सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा है?
तो सबसे छोटा गुणसूत्र जो होगा वो होगा वाई गुणसूत्र, वाई क्रोमोसोम्स। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। और 48 नंबर क्वेश्चन में है कि थैलेसीमिया एक रक्त विकार है, यह कौन बताता है? थैलेसीमिया एक रक्त विकार है। तो इनमें से प्रश्न नंबर 1 सही होगा, यह ऑटोसोमल अप्रभावी विकार है। ठीक है, जो थैलेसीमिया है यह एक ऑटोसोमल अप्रभावी विकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 जिनमें पूछा गया है कि चगास रोग अमेरिकन टेप्नोसोमियासिस के लिए जिम्मेदार परजीवी कौन सा है? तो जिम्मेदार परजीवी जो है वो है टेप्नोसोमा क्रूजी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3 सही उत्तर है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें है कैरियोटाइपिंग क्या है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। कैरियोटाइपिंग क्या है? तो कैरियोटाइपिंग कैसे कहते हैं? एक प्रजाति में मौजूद गुणसूत्र जो होते हैं उनकी संरचना के अध्ययन के लिए एक तकनीकी है, ये कैरियोटाइपिंग है, बिल्कुल सही है। दूसरा है गुणसूत्र को अलग किया जाता है, दाग लगाया जाता है, जो फोटोग्राफ किया जाता है, तो कैरियोटाइपिंग इसमें भी इंक्लूड है। तीसरा है यह तकनीकी गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए उपयोगी है, बिल्कुल, इसलिए आंसर नंबर 4 सही उत्तर होगा। ये सभी विकल्प कैरियोटाइपिंग के सफिक्स में सही है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। बहुत ही टफ पेपर आया हुआ था भाई, मुझे आशा है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फेल होंगे, क्योंकि इसका उत्तर आप तभी कर पाएंगे जब आपको डिटेल्ड पता हो, जब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी हो। मैं सॉल्व इसलिए करा रहा हूं कि आप इन सब प्रश्नों से अवगत हो जाएं। हो सकता है डीडीयू में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में जो एमसीक्यूज आने हैं वो यहीं से आएंगे, प्लस आपका सिलेबस तो यही है, लेकिन एक आध दो प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं। हो सकता है एक आध दो प्रश्न जो हैं वो अलग से आए, लेकिन हो सकता है यही सेम प्रश्न आएगा, क्योंकि इसमें मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये विगत वर्षों में यहाँ से प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। इसलिए कल पेपर है तो आपको प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी तो पढ़ा ही होगा। आपने अपनी बुक राजेंद्रा से पढ़ा होगा, यूपीएच से पढ़ा होगा, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके अलग अलग पब्लिकेशन के एमसीक्यूज जो प्रोवाइड कराते हैं उनसे पढ़ा होगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर को भी देखना जरूरी है कि 2025 और 26 में जो प्रश्न पत्र बन रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से ज्यादा आ रहा है, तो ये आपके समझ में आता है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 51 की, और 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है कि आरएनए में माफ कीजिएगा आरएनए में थायमीन के बजाय यूरोसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये सही एक्सप्लेन ये करता है कि यूरेसिल को संश्लेषित करना ऊर्जा के दृष्टिकोण से सरल है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और 52 नंबर प्रश्न है जो कि फिगर वाला क्वेश्चन पूछा गया, पहली बार ऐसा प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने पहले बार एमसीक्यू ही करवाया है और बहुत ही टफ पेपर भी बनाया है, तो अब ऐसा तो प्रश्न आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिका के, यानी चलिए इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल डिफरेंट स्ट्रक्चर कंटेनिंग हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में वंशानुगत जानकारी रखने वाली विभिन्न संरचना है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ये आपका चित्र दिया गया है और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचना ए और संरचना बी के संदर्भ में सही है। दो संरचना है और इन संरचना के बारे में कथन का आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए अब हम कथन देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। कथन ये कह रहा है कि पहला है संरचना ए डीएनए से बनी है जबकि संरचना बी आरएनए से बनी है, तो बिल्कुल असत्य है, दोनों डीएनए से ही बने हैं, माफ कीजिएगा दोनों आरएनए से ही बने। बी है संरचना बी में संरचना ए की तुलना में कम जीन होते हैं, तो बिल्कुल यही सही है, ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 53 जिनमें पूछा गया है कि एक द्विगुणित प्राथमिक शुक्राणु कोशिका विभाजन होकर 2 द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनाती हैं। ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं फिर से विभाजन होकर 4 शुक्राणुज बनते हैं। यदि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में 40 गुणसूत्र हैं,
थे तो प्रत्येक शुक्राणुनज में कितने गुणसूत्र होंगे? तो उनमें जो गुणसूत्र की संख्या होगी वो होगी 20। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3 सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर आपका है 54 और इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में विभिन्न स्तरों पर डीएनए पैकेजिंग को दिखाया गया है। ये जो है ए बी सी और डी, इसमें डीएनए पैकेजिंग दिए गए हैं। तो अब आपको क्या बताना है कि उपरोक्त संरचना में से सी और डी में कौन डीएनए की कुशल पैकेजिंग को सक्षम बनाने के लिए गैर हिस्टोन क्रोमोसोमल एनएचसी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यदि डी गुणसूत्र है तो संरचना सी का क्या, सी जो है वो क्या दर्शाती है? अगर जो डी दिया गया है ये गुणसूत्र है तो जो संरचना सी है वो क्या दर्शाती है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, वो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यहां पर हम देखते हैं ये डी, अगर क्या कह रहे हैं कि अगर डी एक गुणसूत्र है, ये डी वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर ये गुणसूत्र है तो संरचना सी क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है, यही आपको इसमें बताना है। तो संरचना जो सी है वो दिखाएगी क्या? क्रोमेटिन फाइबर को दिखाएगी। क्या दिखाएगी? क्रोमेटिन फाइबर को। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर इसमें होगा। चलिए प्रश्न नंबर 55 और 55 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में 3 एलील रक्त प्रकार ब्लड टाइप्स को प्रभावित करते हैं। ब्लड ए और बी एलील सहप्रभावी है, ओ एलील अप्रभावी है, ए बी रक्त प्रकार वाले पिता तथा ए रक्त प्रकार एओ वाली माता के बच्चों में ए बी रक्त प्रकार होने की संभावना क्या है? तो इसमें जो संभावना होती है वो लगभग 25% बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपका है 56, इसमें है एक महिला को वर्णांता है, यानी इसको नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर माफ कीजिएगा कलर ब्लाइंडनेस है। तो एक महिला जो वर्णांता की वाहक है उसका पति वर्णांध है, यानी उसका पति भी जन्मांध है। ठीक है, जन्म से ही अंधा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके बच्चों के संबंध में सत्य है? सत्य कथन बताना है कि एक पत्नी जो है वो वर्णांधता से ग्रसित है, उसका पति भी वर्णांध है, तो उसके जो बच्चे होंगे उनके कथन में, उनके विषय में कौन सा कथन सत्य होगा? तो पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया है कि कोई भी बेटी या तो वर्णांध होगी या वाहक होगी। तो बिल्कुल इसमें ऑप्शन ए ही सही होगा। जब माता पिता वर्णांध है तो भाई अब जो है जीन ट्रांसफर होगी तो उसमें ये होने की संभावना ज्यादा होगी। प्रश्न नंबर 57 जिसमें नीचे दी गई वंशावली पीढ़ियों में जुड़े हुए जो कल्पात हैं उनको दर्शाती है। जुड़े हुए कथन को अलिंग सूत्री प्रभावी के लक्षण इनमें से कौन से हैं? दोस्तों ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को का मैं आंसर पिन कर दूंगा, फिलहाल मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में पता है नहीं। फिलहाल 58 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 58 है ग्रिफिथ प्रयोग ने दिखाया कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के एक विरुलेट रूटेन को बिलरूटेन स्ट्रेन में रूपांतरित किया जा सकता है जब उन्हें मिलाया जाता है। तो ग्रिफिथ के अवलोकन का विस्तार एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी प्रयोग ने कैसे किया? कैसे किया था ये बताना है। तो भाई इसमें उन्होंने सुझाव दिया कि डीएनए रूपांतरित सिद्धांत है, तो बिल्कुल यही इन्होंने सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 59 और 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक वैज्ञानिक एक समयुग्मी लाल फूल और एक समयुग्मी सफेद फूल के साथ क्रॉस करता है और परिणाम स्वरूप सभी संतानें लाल फूल वाली विषम युग्मी होती हैं, यह मानते हुए कि फूलों का रंग एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सत्य है? तो सबसे अधिक जो कथन इसमें सत्य होगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लाल फूलों के लिए एलील सफेद फूलों के लिए एलील से प्रभावी है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 60 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि एक फूल वाले पौधे में लंबापन टी बौनापन टी पर प्रभावी है और नीले फूल भी सफेद फूल भी पर अप्रभावी है। एक
लंबे पौधे जिसमें सफेद फूल है यानी टीटी और बीबी का क्रॉस एक बौने पौधे जिसमें नीले फूल हैं तो हम टीटी बीबी के साथ इसका क्रॉस कराएंगे तो संतानों में सफेद फूल के साथ बौनेपन होने की संभावना कितनी होगी? तो इसकी जो संभावना बनेगी वो बनेगी 3/4, ठीक है, 3/4। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 61 जिसमें है कि कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से किसे प्रतिबंध बिंदु आर के रूप में भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है दोस्तों? जाना जाता है भाई ये जीवन चेक पॉइंट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक न्यूक्लियोसोम में शामिल है? कौन सा घटक में न्यूक्लियोसोम में शामिल है ये बताना है। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए। ऑप्शन नंबर 2 राइट उत्तर इसमें। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष शरीर की कोशिकाओं में केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है जबकि महिला 2 एक्स क्रोमोसोम की होती है। तो यह परिकल्पना दी गई है यदि एक महिला के दोनों एक्स क्रोमोसोम सक्रिय हैं तथा कार्य कर रहे हैं तो एक चयापचय संबंधी जो शिथिलता उत्पन्न कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इस घटना को होने से रोकने में सहायता करता है? तो कौन सा सहायता करेगा? एक्स निष्क्रियता एक एक्स गुणसूत्र को स्विच ऑफ कर देगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर इसमें। प्रश्न नंबर 64 और इसमें पूछा गया है कि जीनोटाइप इम्प्रिंटिंग क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। जीनोटाइप इम्प्रिंटिंग क्या है? तो याद रखेंगे जो जीनोटाइप इम्प्रिंटिंग है वो हो जाएगा आपका पहला दिया गया है कि एक एपिजेनेटिक परिघटना है। तो जीनोटाइप इम्प्रिंटिंग एक एपिजेनेटिक परिघटना है, बिल्कुल सही है। दूसरा एक जीन को केवल एक प्रति व्यक्त किया जाता है तथा माँ से विरासत में मिली तथा पिता से विरासत में मिली, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है यह मुख्य रूप से डीएनए मिथाइलेशन के कारण होती है जो शुक्राणु और अंडे के निर्माण के दौरान होता है जिसमें एक जीन शांत हो जाता है। तो बिल्कुल यही ऑप्शन ये भी सही है आपका। तो इसलिए ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, सभी स्टेटमेंट्स के सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा। 65 नंबर प्रश्न है कि फास्फोलिपिड अणु में जल विरोधी सिरे कौन से होते हैं? तो जल विरोधी सिरे जो होते हैं वो आध्रुवीय नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 66 है सिनेप्सिस किस दौरान होती है? तो ये किसके दौरान होती है? ये होती है जाइगोटीन के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर 2 66 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है जिनमें पहला दिया गया टाइफाइड। तो टाइफाइड किसके साथ मिलेगा? क्या सल्मोनी टाइफी? तो बिल्कुल इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए सभी लोग मिलान करने का प्रयास करेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन, तो पहला का 4 नंबर जाएगा और बी का जाएगा यानी दूसरा हाथी पांव। बी का कहां पे जाएगा भाई? बी का आ जाएगा फर्स्ट डब्लू बेनक्राफ्टी। सी का मिलान किससे होगा? तो सी का मिलान 2 से होगा और डी का मिलान होगा आपका 3rd से। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन इनमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मिलान करने के लिए आएगा, ध्यान रखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट का उपयोग HIV के परीक्षण के लिए कैसे किया जाता है? तो इसका परीक्षण जो किया जाता है यह HIV के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगा सकता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 67 भी आपको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बहुत सा थोड़ा सा फिगर वाला प्रश्न है और एग्जैक्ट इसके आंसर मुझे पता नहीं है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, क्या आप फाइलेरिया के बारे में सही कथन की पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। फाइलेरिया के बारे में कथन का पहचान करना है तो पहला हम कथन देखते हैं कि ये एक वायरस के कारण होता है। तो फाइलेरिया एक वायरस के कारण नहीं होता है, ठीक है, ये गलत कथन है। दूसरा है कि यह एक अंग में पुरानी सूजन की विशेषता है, बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। 70 नंबर में ऑप्शन 2 करेक्ट उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखें 71 नंबर प्रश्न और इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एडाप्टर अणु कहा जाता है? एडाप्टर अणु इनमें से कौन सा है? तो एडाप्टर अणु जो है वो है टीआरएनए। टीआरएनए को एडाप्टर अणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न में 3 सही है। चलिए 72 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 72 जिसमें है तारक केंद्र बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है। तारा के केंद्र बना होता है किससे मिलकर के? तो याद रखेंगे ये 27 सूक्ष्म नलिकाओं से बनकर मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 73 जिसमें पूछा गया है कि जब एक जीन की गतिविधि को एक नॉन एलिलिक जीन के द्वारा दबा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों एपिस्टेसिस। एपिस्टेटिस इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 74 जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा आप कीजिएगा, प्लाज्मा प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर के दोनों ओर फैली होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आंतरिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट उत्तर है इसमें। प्रश्न नंबर 75 है जंतु कोशिकाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो ये जुड़ी होती हैं इसके द्वारा गैप जैक्सन, टाइट जैक्सन और डेमोसोम, यानी कि आल ऑफ एबव। डी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन आए हुए थे जिनको हमने हल करा दिया है सभी को। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया था, ठीक है, जूलॉजी का, वो आप लोग याद कर लीजिएगा जिसमें चैप्टर वाइज मैंने करा दिया है। और ये क्वेश्चन पेपर डीडीयू का 2023 का मैंने पेपर सॉल्व करा रखा है अपने चैनल पे, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर 2023 डीडीयू, या इसमें लिख दीजिएगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी आंसर की 2023 डीडीयू, तो आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो और आप देख पाएंगे। ठीक है, वो भी क्वेश्चन पेपर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, या मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक भेज दे रहा हूँ, एक बार जो टेलीग्राम पर जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप सबके पेपर अच्छे जाएंगे। बाकी अगर समय मिला तो कल मॉर्निंग में भी मैं एक क्लास लगा दूंगा जिसमें हमने 50+ एमसीक्यू अपने सिलेक्टेड क्वेश्चन को हल करा दूंगा। एक बार सुबह सुबह 6 बजे लाइव आ जाइएगा सभी लोग, और आप सब एक बार वीडियो को देख करके ही पेपर देने जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।